अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस ट्यूटोरियल में हम एक टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ कॉन्वोल्यूशन। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर है या मैथमेटिकल फार्मूला है जिसको फॉलो करने से हम एलटीआई सिस्टम्स की आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंप्यूट आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम और इसको हम ये नाम भी देते हैं कि हम एनालाइज कर सकते हैं एलटीआई सिस्टम्स को। अब एलटीआई सिस्टम्स कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, हम चूँकि डीएसपी के कोर्स में सिर्फ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के साथ डील करेंगे, तो जो कन्वोल्यूशन का मैथमेटिकल प्रोसीजर हमने सीखना है वो एलटीआई सिस्टम्स वो उन एलटीआई सिस्टम के लिए सीखना है जो कि डिस्क्रीट टाइम हो। ठीक है, और ये सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि एलटीआई सिस्टम्स ऑफ कोर्स दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। वो लीनियर होते हैं और वो टाइम इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, तो जब वो लीनियर होते हैं तो हम अपने इनपुट को बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इनपुट को सम ऑफ इम्पल्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो बहुत सारे इम्पल्सेस से मिल के बना है। तो लिनियरिटी का मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक करके इम्पल्स किसी सिस्टम को दी जाए और हर इम्पल्स की आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हो और हम उन सारी आउटपुट्स को कंबाइन कर लें, तो हम वही आउटपुट अटेन कर सकेंगे जो अगर एक्स ऑफ एन इकट्ठा दिया जाए तो हमें मिलेगी। ठीक है, तो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करती है कि हम अपने इनपुट को बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर लें, हम हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल आउटपुट को ऑब्टेन कर सकें और फिर उन सारी आउटपुट्स को जो इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से हमें मिली सम अप कर लें, ताकि हम एक बिग कॉम्प्लेक्स इनपुट की आउटपुट ऑब्टेन कर सकें। और दूसरी बात है कि चूँकि ये टाइम इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एलटीआई सिस्टम में, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी इम्पल्स से आउटपुट एच ऑफ एन हमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो इम्पल्स शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्टेड इम्पल्स होगी, तो आउटपुट भी सिंपली उसी फैक्टर से शिफ्ट हो जाएगी, और अगर वो किसी फैक्टर से स्केल हो जाएगी तो आउटपुट भी उसी फैक्टर से स्केल हो जाएगी। अगेन, चूँकि लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब एलटीआई सिस्टम्स का ये हादसा है, तो कन्वोल्यूशन इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए मतलब इसका जो प्रोसीजर है वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे चलता है। तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर है जो सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अच्छा, अभी हम इस ट्यूटोरियल में फ़र्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स को हमने करना इस तरह से है कि टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से सिग्नल की मुख्तलिफ तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। मसलन सिग्नल फिनिट ड्यूरेशन का हो सकता है, वो टाइम में एक पर्टिकुलर सैंपल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 0 से शुरू हो रहा है तो एक पर्टिकुलर सैंपल n के बाद ख़त्म हो जाए। इसी तरह से सिग्नल इन्फिनिट ड्यूरेशन का हो सकता है। ठीक है, जो कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो बेस्ड अपॉन दिस थिंग, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हर तरह के कॉम्बिनेशन की हम एक एग्जांपल कर लें और फिर ये भी देख लें कि उसको हम मतलब उस तरह के फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो कन्वोल्यूशन का प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें यूजुअली देयर आर 2 मेथड्स। एक होती है ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम सिग्नल्स की यूजुअली तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, उनको ग्राफ्स उनके बनाकर और फिर उनको जो प्रोसीजर हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं फ्लिपिंग का या शिफ्टिंग का, वो थोड़ा सा हमें आसान ही लगता है कि कितने सैम्पल्स ओवरलैप्ड हैं और फिर हम उनकी आउटपुट कंप्यूट करें।
जो दूसरा मेथड इसमें फॉलो होता है दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन सम, जो कि आप देख सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो पढ़कर कि एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है। तो जब हमारे पास दोनों सिग्नल्स फिनिट ड्यूरेशन के हों, तो हमें ये वाला हमारे लिए अप्लाई करना तरीक़ाकार ग्राफिकल कन्वोल्यूशन का इजी है, ठीक है। जब हमारे पास एक फिनिट ड्यूरेशन का और एक इनफिनिट ड्यूरेशन का हो, ठीक है, तब हम यूजुअली इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस वक़्त हमारे पास दोनों सिग्नल्स इनफिनिट ड्यूरेशन के हों, तब हमें यूजुअली कन्वोल्यूशन सम यूज़ करना आसान लगता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसीजर्स को हम एग्जांपल्स सॉल्विंग के दौरान भी देखते रहेंगे कि ग्राफिकल कन्वोल्यूशन हम कैसे कैरी आउट करते हैं और कन्वोल्यूशन सम हम कैसे कैरी आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था पिछली ट्रांसपेरेंसी में कि सिग्नल को हम अपने इनपुट सिग्नल को बेसिकली हम बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करते हैं और हमारे पास हर कंपोनेंट के लिए एक आउटपुट आती है और हम लोगों ने फिर उन सारी आउटपुट्स को बाद में कलेक्ट करके मतलब एड अप करना होता है। तो इस तरीके कार के लिए जो कन्वोल्यूशन का एक फार्मूला है वो भी मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसे यूज़ करें तो आपके लिए वो एक अननोन फार्मूला ना हो। ठीक है, और ये फार्मूला इक्विवेलेंट है इस फार्मूले के, तो हम इन दोनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, और ये आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन इस सिग्नल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या अगर हम इसको देखें जो हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो हमारा टॉपिक 2.1 था बिल्कुल उसके एंड पे पढ़ा था, टाइम मैनिपुलेशंस। तो इसमें कुछ दो टाइम मैनिपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और जो बिल्कुल पहली एग्जांपल है उसमें हम कंसिडर करेंगे दो फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स, ठीक है। तो हम अभी करने लगे हैं पहली एग्जांपल जिसमें हम दो फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स कंसिडर करेंगे और इसमें ग्राफिकल कन्वोल्यूशन का खासा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इस एग्जांपल में यहाँ पर जो एच ऑफ एन है दैट इज़ 1 2 1 -1। इसका ओरिजिन 2 पे है और एक्स ऑफ एन है हमारे पास 1 2 3 1। अब इसमें अगर मैं कहीं पे एरो मेंशन ना करूँ तो इट्स अंडरस्टूड कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 0 पे आ गया, 1 2 -1। और ये जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है इनको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि मुझे फिर कंफ्यूजन ना हो एन में और एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ में। ठीक हो गया, ये एच ऑफ एन प्लॉट हो गया। और ये हमारे पास आ गया एक्स ऑफ एन। अच्छा, हम अब करेंगे इस तरह से कि इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। मैं लिए और इसके मुताबिक मुझे इस सिग्नल को मैंने चूज़ किया फ्लिपिंग और शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, एक्स ऑफ एन को।
अच्छा, अब इसके हम कुछ स्टेप्स करते जाते हैं। आप अगर उन स्टेप्स के थ्रू करोगे तो थोड़ा-सा आपको आसान लगेगा होपफुली। बाकी अगर आपने किसी और तरीके से इसको याद किया हुआ है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हम लोगों ने सिग्नल में जो हमारे पास n का वेरिएबल है, उसको रिप्लेस हम कर देते हैं k के साथ। तो रिप्लेस n बाय k। ये मतलब स्टेप जो है ये हमारा हर दफ़ा रहेगा, बेशक हम कॉन्वोल्यूशन को किसी भी तरीके से कर रहे हों, ठीक है? तो इसको अगर हम रीड्रॉ करें, तो जो h ऑफ़ n है उसको मैंने h ऑफ़ k बना दिया, और जो x ऑफ़ n है उसको मैंने x ऑफ़ k कह दिया। ठीक हो गया? दूसरे स्टेप में मैं एक सिग्नल को फ्लिप करूँगी। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था कि मैंने x ऑफ़ k को फ्लिप करना है, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। तो h ऑफ़ k तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है? और x ऑफ़ k फ्लिप होके इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? फ्लिपिंग हम लोगों ने सीखी थी। जो कंपोनेंट यहाँ पे 0 पे है, x ऑफ़ k में, वो यहाँ पे 0 पे आएगा। जो 3 पे है वो -3 पे चला जाएगा, ये -2 पे और ये -1 पे। तो x ऑफ़ k फ्लिप होके मेरे पास यहाँ पे x ऑफ़ -k बन गया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि मुझे शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है x ऑफ -k में। लेकिन ये शिफ्ट हमें थोड़ा-सा टैक्टफुल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि k को मैंने -k बना दिया है। तो अगर मुझे प्लस n का शिफ्ट करना है, मतलब अगर मैं इसको अ, इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है? मतलब प्लस एन का शिफ्ट करना है, तो अगर ये के होता, मतलब एक रेगुलर सर्किट होता है, रेगुलर सिग्नल होता है एक्स ऑफ के प्लस एन, तो मुझे पता है कि सिग्नल मेरा एडवांस होता, पीछे की तरफ ड्रॉ होता, ठीक है? लेकिन चूंकि के को मैंने माइनस के बना दिया है, इसलिए एन को भी मुझे माइनस एन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है? और सिग्नल इंस्टेड ऑफ गोइंग एडवांस सिग्नल अब आगे की तरफ जाएगा, सिग्नल डिले होगा। ठीक हो गया? अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन एन's वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं इन सिग्नल्स को मतलब पहले मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ और फिर मैं इसको मतलब इकट्ठे ड्रॉ करके, इकट्ठे प्लॉट करके फिर हम देखेंगे कि एच ऑफ के और एक्स ऑफ माइनस के प्लस एन में क्या कौन से सैम्पल्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। अच्छा, मसलन एन की अगर हम एक नेगेटिव वैल्यू फॉर द टाइमिंग अज्यूम करते हैं, और तो मेरे पास जो एक्स ऑफ माइनस के प्लस एन है वो बन जाएगा एक्स ऑफ माइनस के -2। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो मैंने आपको प्रिंसिपल यहाँ पे बताया था कि मतलब n की वैल्यू अगर मतलब पॉज़िटिव हो, सिग्नल मेरे मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरह से लिखा हो, तो एक्चुअली हमने सीखा था कि हम इसको एडवांस करते हैं। लेकिन चूँकि हम k को माइनस कर चुके हैं, तो प्लस n होने के बावजूद ये सिग्नल हमें इस तरह से हम बनाते हैं कि हमें डिले होता नज़र आता है। अब यहाँ पर हमने n की वैल्यू को -2 रखा है, तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एक्चुअली इसको डिले होना चाहिए। अगर k -2 हम लिखते तो सिग्नल को डिले करते। लेकिन हम k को चूँकि -k बना चुके हैं, टाइम इंडेक्स को हम रिवर्स कर चुके हैं, तो अब जो -2 है वो +2 की तरह ट्रीट होगा। ठीक है? अब +2 की तरह ट्रीट अगर हमने इसे करना है, तो ये जो सिग्नल मेरे पास x ऑफ -k है, इसको जब मैं प्लॉट करूँगी यहाँ पर, और मुझे x ऑफ -2 प्लॉट करना है, तो मेरे पास ये सिग्नल बनेगा। तो जो मतलब -3 वाला सिग्नल है वो बेसिकली -3 -5 पे बनेगा। ठीक है? तो 0 वाला सैंपल मेरे पास -2 पे आ गया,
-3 -4 -5, ये सिग्नल x ऑफ -k -2 है। ठीक है, प्लीज़ इंश्योर कि आपको ये पता हो कि ऑल्दो यहाँ पर -2 लिखा हुआ है और हम लोगों ने ये सीखा था कि -2 जो हम लिखते हैं तो सिग्नल बेसिकली डिले हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -2 लिखने के बावजूद हमने इसे एडवांस में क्यों बनाया है? उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने के साथ ऑलरेडी रिवर्सल का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो दिस के इज़ बेसिकली माइनस के, तो हम एक मतलब एक रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्स ऑफ -2 बन गया। अब हम एच ऑफ के, यहाँ पर एच ऑफ के था, एच ऑफ के और एक्स ऑफ -2 को जरा इकट्ठा एक इन टाइम एक्सिस के ऊपर प्लॉट करके देखते हैं, ताकि हमें उसके जो ओवरलैप्ड सैम्पल्स हैं वो इकट्ठे नज़र आएँ। अच्छा, बाय ड्राइंग देम टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स बेसिकली हमारे पास आउटपुट भी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास अब हो गया के और हमारे पास यहाँ पे आ गया ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर दिया एच ऑफ के और ये मैंने रेड से यहाँ पे प्लॉट किया एक्स ऑफ -k -2, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त दोनों सिग्नल्स के कोई भी सैंपल्स आपस में उनकी ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ना, ये आपको ये भी पता है कि ये जो फैक्टर है ये बेसिकली n का फैक्टर होता है। तो मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन को देख के ये पता चल रहा है कि y ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी किसी भी सिग्नल के जो यानी कि दोनों सिग्नल्स के कोई भी सैंपल्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस सिग्नल में मज़ीद शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है और अब मुझे चूँकि आगे की तरफ जाना है तो बेसिकली मैं +1 ऐड करूँगी। वैसे हम आगे की तरफ अगर जाते तो डिले होता, ठीक है, लेकिन अगेन की में माइनस की वजह से अब मुझे उसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग नंबर या पॉजिटिव नंबर फॉर डिले, मुझे अब यहाँ पर इसमें +1 ऐड करना है ताकि -1 की तरह ट्रीट हो और आगे चले। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जो अगला जो स्टेप आएगा ये सिग्नल -1 से 2 पे जा रहा है और ये जो सिग्नल है रेड में एक्स ऑफ -2 पहले था और अब मैंने इसमें +1 ऐड किया है और ये +1 जो है ये बेसिकली मुझे रेड सिग्नल डिले करेगा। वाई? बिकॉज के साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि y ऑफ -1 की जो वैल्यू है दैट वुड बी 1 × 1 = 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ओवरलैप्ड पेयर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और हम स्टेप करते हैं इंटरमीडिएट स्टेप और फिर हम उसके बाद आखिरी स्टेप पे जाएंगे। बेसिकली हमने करना कॉन्वोल्यूशन में यही होता है कि इसको अब हम शिफ्ट करने के मतलब शिफ्ट करते जाएंगे और हम ये देखते जाएंगे कि कितने पेयर्स हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल -1 से 2 तक जा रहा है, इसको मैं अगर प्लॉट करूँ तो मेरे पास आ गई कुछ इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अब जो ओवरलैपिंग पेयर्स हैं दे आर नाउ 2 इन नंबर और ये सिग्नल ऑफ कोर्स जो रेड वाला मेरे पास दैट इज़ एक्स ऑफ -k। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तो भी आपको पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि दिस इज़ बेसिकली एक्स ऑफ k। तो जो तो एक मेरे पास ये पेयर आ रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे ये पेयर आ रहा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4। और ये मैंने किया किस तरीके से, अगर आप देखो तो एग्जैक्टली
तो वही वाली इक्वेशन है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, कि प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, और जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब ओवरलैप प्रोडक्ट्स, उनका सम हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया प्रोडक्ट, और उनका ये हम लोगों ने किया सम, तो हमारे पास यहाँ पे y ऑफ 0 आ गया। अच्छा, इसी तरह से y ऑफ 1 के लिए जब आप देखोगे तो बेसिकली 3 सैम्पल्स की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका लास्ट अब सैम्पल आएगा, अच्छा जी, ये मैंने y ऑफ n का जो लास्ट सैंपल हमारे पास आएगा उसकी लास्ट जो पॉसिबल मतलब पिक्चर बन सकती है, मैंने वो यहाँ पर सिचुएशन प्लॉट की है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो लास्ट सैंपल बेसिकली आएगा वो n की वैल्यू 4 के ऊपर आएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू -1। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट y ऑफ n को लिख सकूँ ताकि आप इसको टैली कर सको बाद में, तो दैट इज़ 1 4 8 8 3 -2 -1, और मेरे पास जो n की वैल्यू 0 के ऊपर जो सैंपल आ रहा है वो बेसिकली ये वाला है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास n की वैल्यू ओके 4 नहीं, इट शुड बी 5 इसके मुताबिक। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर बेसिकली आपके पास होना चाहिए 7 उस लिहाज से। ठीक है, ठीक है, एक तो आपकी टैली कर लेना। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है, या मतलब आपके ज़हन में ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे पास आउटपुट का पहला सैंपल कहाँ पे आता है, और आउटपुट का लास्ट सैंपल हमारे पास क्या होता है। मैं आपको इस ओके, ये मेरे पास वो वाली ट्रांसपेरेंसी है जहाँ पर मैंने सिग्नल्स को प्लॉट किया था। अच्छा, जो आउटपुट का सैंपल पहला सैंपल आता है ना मेरे पास, एन की जो वैल्यू है वो इन वैल्यूज़ से हम डिटरमिन करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो पहला सैंपल आएगा दैट वुड बी एट -1 + 0। एच ऑफ के का पहला सैंपल -1 पे है, एक्स ऑफ के का पहला सैंपल 0 पे है, तो वाई ऑफ एन का जो पहला सैंपल है दैट शुड बी एट -1, जो कि हमने यहाँ पे देखा इस जगह पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एच ऑफ के का लास्ट सैंपल है हमारे पास 2 के ऊपर, और एक्स ऑफ के का लास्ट सैंपल है हमारे पास 3 के ऊपर। तो 2 + 3 = 5, इसके ऊपर हमारा लास्ट सैंपल होना चाहिए। ठीक है, और -1 के ऊपर हमारा फर्स्ट सैंपल होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हमारी आउटपुट के फर्स्ट सैंपल की और लास्ट सैंपल की लोकेशन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टोटल लेंथ होती है हमारे आउटपुट की, दैट इज़ बेसिकली एच ऑफ के की लेंथ, लेट मी कॉल इट n1, और फिर एक्स ऑफ के की लेंथ, लेट मी कॉल इट n2 -1। ठीक है, तो मेरे पास दोनों सैंपल्स की जो लेंथ है दैट इज़ 4, तो 4 + 4 -1 7, दिस शुड बी लेंथ ऑफ माई आउटपुट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो कि आपको थोड़ा-सा इंडिकेट कर देती हैं कि आपने जो प्रोसीजर किया है उसके नतीजे में आपको ठीक रिज़ल्ट मिला है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी एग्ज़ाम्पल मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ख़त्म होती है जिसमें हम लोगों ने 2 फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना सीखा है। ठीक है? अच्छा, और ये जिसमें इसमें जो हम लोगों ने एंड पे बिल्कुल प्रोसीजर्स पढ़े हैं ना, ये पहले सैंपल के लोकेशन या आखिरी सैंपल की लोकेशन या लेंथ, ये यूजुअली वैलिड होता है हर हर तरह की कन्वर्शन पे, मतलब वो सिग्नल फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल इसमें हो रहे हो या इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स। अच्छा, अब हम इसके बाद एक और तरह की एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल और एक इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल होगा। ठीक है,
अच्छा जी, इस सिग्नल को अगर हम मतलब गौर करें तो चूँकि इसके साथ यू ऑफ एन मल्टीप्लाई हो रहा है इस सीक्वेंस के साथ, इस एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ, तो ये सिग्नल हमारे पास बेसिकली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक्स ऑफ एन में अगर हमारा देखें तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है 1/2 रेज़्ड टू पावर n, इसके साथ अब एक ख़ास टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जो उसको फिनिट ड्यूरेशन का बना देगी। और ये जो टर्म है ना ये वाली, अगर हम सिर्फ इस टर्म को प्लॉट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होती है। 0 के ऊपर मतलब पहला सैंपल है 1 और 2। इस सीक्वेंस में टोटल 3 सैंपल्स हैं 0 से लेकर 2 तक, ठीक है? मतलब थर्ड वाला सैंपल जो है वो कैंसल आउट हो गया। यू ऑफ एन माइनस टी के साथ जो माइनस है वो ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव साइड पे प्लॉट होगा, वो 3 से ऑनवर्ड सारे सैंपल्स को ख़त्म कर देगा। तो ये जो ब्रैकेट वाला वाली जो टर्म है ना, इसमें टोटल ये 3 सैंपल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये सिग्नल इस सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल एक्स ऑफ एन में हमारे पास 3 सैंपल्स होंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास हो गया एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल, और ये जो एच ऑफ एन है ये है एक इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल। अच्छा, अ, जो एक्स ऑफ एन की एक्चुअल प्लॉटिंग है वो तो बेसिकली अगर हम इस सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आएगी। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं कि इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके तो फिर आगे चलते हैं। मेरे पास जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ रिप्लेस एन बाय के। तो मेरे पास जो एक्स ऑफ के बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं एच ऑफ एन को प्लॉट करूं तो अच्छा, ये इसके बाद ज़ीरो है, इससे पहले भी ज़ीरो है, ये यहाँ पे कंटिन्यूस मतलब चलेगा, और ये इससे पहले ज़ीरो है। तो इन दोनों को प्लॉट करके अगर हमने देखा तो कुछ हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। अच्छा, अब इनमें से भी हम किसी को फ्लिप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है इसको करना। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लिया। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम कॉन्वोल्यूशन सम का जो एक्सप्रेशन है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके दौरान ही हमें एक दफ़ा और ज़रा ग्राफिक्स में दोबारा जाना पड़ेगा। वो आई लेट यू नो कि वो उसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है हमारे पास k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और अच्छा, इसको मैंने इस तरह यहाँ पर इसलिए लिखा, या कहने का मतलब है कि मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स को फ्लिपिंग और शिफ्टिंग के लिए इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहले मेरे पास इसकी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल है, आसान इक्वेशन है, ठीक है? क्योंकि मैं ग्राफिकल कन्वोल्यूशन के मेथड को लेके चल रही हूँ, तो वो जो उसमें जो फ्लिप शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है वो इस इक्वेशन के तहत थोड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसे ग्राफिकल मेथड से कर रही होती तो उस सूरत हाल में मेरे लिए इस सिग्नल को फ्लिप शिफ्ट करना आसान था, अगर हम मतलब ग्राफिकली बात करें तो, ठीक है? तो हम जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करें उसमें जो सिग्नल हमें अपेरेंटली ज़रा आसान लग रहा हो, हम उसको फ्लिपिंग और शिफ्टिंग के लिए कंसिडर करते हैं। तो ये मेरे पास समेशन की टर्म ऐसे आ जाएगी, जो एक्स ऑफ के है वो लिखा जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर के, और इसके साथ यू ऑफ के माइनस यू ऑफ के माइनस 3। ये आ गई मेरे पास टर्म एक्स ऑफ के लिए। अगर एच ऑफ एन माइनस के की बात करूँ तो जो एच ऑफ एन की मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ पे एन है हर जगह पर एन माइनस के लिखा जाएगा। तो 1/3 रेज़ टू पावर एन माइनस के, और साथ इसका जो यू ऑफ एन मल्टीप्लाई हो रहा है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय यू ऑफ एन माइनस के, ठीक है? अब मेरे पास ये जो ब्रैकेट है ना, नेक्स्ट स्टेप है मैंने इस ब्रैकेट को खोलना है। अब ब्रैकेट को खोलने से मेरे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पे
ठीक है, ये टर्म, ये वाली टर्म, और उसके बाद ये टर्म, और साथ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस वाले माइनस को कंसिडर करना है हमने, ये वाला आ गया माइनस बाहर। बेहतर है कि हम माइनस यहाँ पे लिखें ये वाला, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि जो माइनस है समेशन के बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा। ओके, यहाँ पर अब लिखा जाएगा ठीक हो गया। अब इन दोनों समेशंस को हमने ज़रा अलग अलग देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि समेशंस में जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं स्टेप सिग्नल्स, तो स्टेप सिग्नल्स का हमें पता है कि यूनिट स्टेप का हाउसोपिक एम्पलीट्यूड चूँकि 1 होता है, सिर्फ हमने देखना होता है कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मसलन अगर हमें कोई यूनिट स्टेप सिग्नल हमारे पास किसी समेशन में लिखा हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हम उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो यूनिट स्टेप माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक तो सारा 0 है, तो वो वाले पॉइंट्स हम कंसिडर करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस समेशन को हम इस तरह से बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब हमारे पास इन दोनों समेशंस हैं, बेसिकली 2 यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। मिसाल के तौर पे जब हम लोगों ने इस सिग्नल को देखा था, तो इसमें एक यूनिट स्टेप मतलब 2 यूनिट स्टेप सिग्नल बेसिकली सबट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक हो गया? उनके दरमियान जो सबट्रैक्शन का रिलेशनशिप था वो अप्लाई करके हमने देखा कि टोटल सिग्नल बेसिकली सिर्फ इतनी ड्यूरेशन का बचता है। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट स्टेप सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसको हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ताकि हम समेशन को उस लिहाज से चेंज करें। तो अभी हम ज़रा पहली समेशन की बात करते हैं। इसमें यू ऑफ के मल्टीप्लाई हो रहा है यू ऑफ एन माइनस के साथ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जब देखा कि यू ऑफ के तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि एन के इज़ इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होके आगे की तरफ जाएगा और -1 से बियॉन्ड ये सारा ज़ीरो होगा। ठीक है, ये दिस इज़ अ सिंपल यूनिट स्टेप सिग्नल। अच्छा, अब हमने प्लॉट करना है यू ऑफ एन माइनस के। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी ज़हन में रखनी है कि यू ऑफ के और यू ऑफ एन माइनस के दोनों को हमने अगेंस्ट के ही प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा, अब यू ऑफ एन माइनस के लिए हम लोगों ने टाइम मैनिपुलेशंस में ये सीखा था कि हम लोगों ने जब रिवर्सल और शिफ्टिंग इकट्ठे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका बेसिकली तरीक़ाकार होता है। इसको मैं एक तो पहले इस तरह से लिख दूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो, मुझे समझ आ जाए कि मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल कौन सा है। एक्चुअल वेरिएबल जिसके अगेंस्ट मैंने प्लॉट करना है दैट इज़ के, तो मुझे इस तरह से लिखना थोड़ा आसान है। अच्छा, अब इसमें जो पहला स्टेप होगा वो होगा शिफ्टिंग का। ठीक है, और हम जब शिफ्टिंग करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर है यू ऑफ के प्लस एन। ठीक है, अब यू ऑफ के प्लस एन को अगर मैं प्लॉट करूँ तो प्लस बेसिकली सिग्नल को एडवांस ले जाता है। ठीक है, ये सिग्नल माइनस एन से शुरू हुआ और चलता गया यहाँ तक कि ज़ीरो पे पहुँचा और फिर उसके आगे भी ये चल रहा है। माइनस एन से पहले ये सारे पॉइंट्स पे ज़ीरो है। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ। शिफ्टिंग हमने करनी है, सिग्नल को यू ऑफ के प्लस एन बनाना है। प्लस एन का जो फैक्टर है वो बेसिकली सिग्नल को एडवांस कर देता है। तो ये सिग्नल अब जो सिग्नल मतलब यू ऑफ के मेरे पास ज़ीरो से शुरू हो रहा था, तो मैं अगर यू ऑफ के प्लस एन की बात करूँ तो ये मेरे पास माइनस एन से शुरू होकर आगे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा स्टेप हम लोगों ने इसमें करना है वो है फ्लिपिंग कह सकते हैं हम उसको, या हम उसको रिवर्सल कह सकते हैं। और इस सिग्नल में हमने जब रिवर्सल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो इक्वेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको जब मैं फ्लिप करूँगी तो मेरे पास ये सिग्नल बनेगा कुछ इस तरह से कि माइनस एन वाला सैम्पल चला जाएगा एन के ऊपर। ठीक है, माइनस एन प्लस वन की अगर मैं बात करूँ तो ये उससे पीछे, और
ये सो सिग्नल है, ये वाला फैक्टर आ गया 0 पे, ये -1 पे, और ये अब पीछे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ऑल ज़ीरोज़, ताकि हमें ये पता चले कि ये सिग्नल मतलब n के बाद 0 है, और n से पहले तक मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर n तक ये हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है यूनिटी एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये मेरे पास u ऑफ k है, और ये मेरे पास u ऑफ माइनस k प्लस n है, जो ये वाला सिग्नल है। अब अगर हम इन दोनों सिग्नल्स का प्रोडक्ट लें, तो हमें रिजल्टेंट जो सिग्नल मिलेगा वो सिर्फ उन पॉइंट से मिलेगा जहाँ पे ये दोनों सिग्नल्स साइमल्टेनियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका साइमल्टेनियस रीजन निकालें जहाँ पे सिग्नल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें देख के पता चलेगा कि मतलब ये सिग्नल 0 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिग्नल n के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो एक ओवरलैप रीजन है वो 0 से लेकर n, और इसी तरह से यहाँ पे हमें 0 से लेकर n तक मिलेगा। ठीक हो गया। तो जब मैं पहली समेशन को देखती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y ऑफ n इज़ इक्वल टू, अब जो समेशन है ना बेसिकली वो मेरी चेंज होकर अब लिखी जाएगी 0 से लेकर n तक, और यहाँ पे लिखा हमने k, और यहाँ पे लिखा हमने 1/3 रेज़ टू पावर n माइनस k। ठीक है, मेरी पहली समेशन रिड्यूस होकर ये रहेगी। यूनिट ऑफ सिग्नल से वो ख़त्म हो गई, और बेसिकली उन्होंने समेशन से फ़र्क डाल दिया। अच्छा, अब दूसरी को आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना, जो मतलब मैं इसका रिज़ल्ट आपको लिख देती हूँ, और फिर आप उसको अपने पास सॉल्व करके पहले ट्राई करना कि क्या आपके पास ही वही रिज़ल्ट आता है या नहीं। अच्छा जी, ये मेरे पास दूसरी समेशन का रिज़ल्ट है, जिसमें जो समेशन है वो 3 से लेकर n तक जा रही है। ये आप बड़े आराम से फिगर आउट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्लॉट दीज टू सिग्नल्स, u ऑफ k माइनस 3, u ऑफ n माइनस 3, क्योंकि u ऑफ n माइनस के आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है। आपको सिर्फ u ऑफ k माइनस 3 प्लॉट करना है, और फिर आपको u ऑफ k माइनस 3 का और इस सिग्नल का जो ओवरलैप रीजन है वो देखना है, और वो आपने फिर समेशन में उसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो 2 टर्म्स हैं वो रिड्यूस होके कुछ इस तरह से रह गई, और नेक्स्ट अब मैं इनका क्लोज़ फॉर्म सॉल्यूशन लिखने लगी हूँ। ठीक है, क्लोज़ फॉर्म सॉल्यूशन जहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू फिगर आउट एक टर्म लिखते हैं, और फिर हम उसमें जब भी n की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें वहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये वाली, इसमें अगर आप देखो तो एक मेरे पास एक n एक वेरिएबल आ रहा है, जो कि समेशन के अंदर लिखना उसको रिडंडेंट है, बिकॉज़ जो समेशन है वो k के ऊपर वेरी कर रही है। तो मैं इसको n वाली टर्म को जो है ना वो बाहर लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, या ये जो टर्म है पर्टिकुलरली, ये रिड्यूस होके कुछ रह जाएगी इस तरह से 1/2, ठीक है, और ये 1/3 रेज़ टू पावर माइनस k। अच्छा, इसमें भी मैं इसी तरह से करूँगी। सही हो गया। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना इन टर्म्स को अगेन अलग-अलग देख लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएँगे। जब हमारे पास एक समेशन इस तरह से लिखी जाए, अ, k इज़ इक्वल टू 0 से n, और एक टर्म की पावर हम n में लिखें, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका जो क्लोज़ फॉर्म सॉल्यूशन है वो लिखा जाता है इस तरह से, r रेज़ टू पावर n प्लस 1। ठीक है, जितनी जितनी टोटल टर्म्स होती हैं,
और यहाँ पर हमारे पास आता है 1 माइनस आर। ठीक है, शर्त सिर्फ ये है कि आर शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, एज लॉन्ग एज आर 1 या -1 के बराबर नहीं है तो हमारे पास जब समेशन में जब टर्म लिखी जाती है इस तरह से, मतलब पावर की टर्म्स ऐड अप हो रही होती हैं, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये तो आप बहुत इजीली इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि समेशन को जब वो 0 से लेकर n तक जा रही हो तो उसको हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कैसे उसका लिख सकते हैं। तो उस इस फॉर्म को फॉलो करते हुए जो हमारी पहली टर्म है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/3 ये इक्वल टू y ऑफ n है। ठीक है, टू पावर n और 1 माइनस 3/2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 3/2। अच्छा, लेकिन अभी ऑफ कोर्स वी आर नॉट डन येट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म और आनी है। अच्छा, अब वो टर्म किस तरह से लिखी जाएगी? अब अगर आप उसको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करो तो इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस ये है कि ये इसकी समेशन जो है ना वो 3 से स्टार्ट हो रही है इंस्टेड ऑफ 0, यानी कि इसमें 0, 1 और 2 ये 3 कंपोनेंट्स इसमें मिसिंग है। तो अगर वो तीनों कंपोनेंट्स इसको किसी तरीके से मिल जाएँ तो ये जो समेशन है ये भी फिर 0 से लेकर n तक जाए और उसके ऊपर भी फिर हम ये वाला फ़ॉर्मूला लगा सकेंगे। लेकिन 3 से स्टार्ट होने की वजह से हम इस पे ये वाला फ़ॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इस मसले का हम हल इस तरह से निकालते हैं कि अच्छा, मैं 1/3 लिख देती हूँ इधर ताकि थोड़ा-सा मेरे पास इधर रश कम हो जाए। अच्छा, ये जो टर्म है ना मेरी, ये जा रही है k इज़ इक्वल टू 3 से लेकर n तक और यहाँ पे मेरे पास 3/2 रेज़ टू पावर k लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसमें एक टर्म ऐड करती हूँ, 0 वाली। अब ऐड तो ज़ाहिर-सी बात है हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम उस 0 वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर मैं एक टर्म ऐड करती हूँ 1 वाली और फिर हम इस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और इसी तरह से एक टर्म इसमें ऐड होगी पावर 2 के साथ और फिर ये जो टर्म है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी होगी। अच्छा, अब ये जो हमने ये तीनों टर्म्स ऐड किए हैं, इन तीनों को तो उठा के मैं यहाँ पे लेके जा सकती हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी, या तो फर्स्ट टर्म आ गई ना जो कि ये वाली है। ठीक है, वो यहाँ पर आ गई -1/3 रेज़ टू पावर n। अब ये जब तीन टर्म्स जो कि मतलब एडिटिव टर्म्स थी उनको हमने इस समेशन में कंसिडर कर लिया। अब ये समेशन मेरे पास जा रही है 0 से लेकर n, 3/2 रेज़ टू पावर n और ये जो बाकी तीन टर्म्स थी ना ये यहाँ पर लिखी जाएंगी इस तरह से। ठीक हो गया, और रिज़ल्ट हमारे पास आया, ये हमारे पास अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई और -1/3 रेज़ टू पावर n। अब इस टर्म के ऊपर जो है ना हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो मेरे पास इधर आ गया 3/2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2 रेज़ टू पावर 0 जो है वो -1 हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 9/4। ठीक है, अच्छा, ये जो टर्म है ना अगर इंस्टेड ऑफ 3 अगर इंस्टेड ऑफ 3 4 से शुरू होती है कि इज़ इक्वल टू 4 to n, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ पर फिर मैं जैसे मैंने यहाँ पे 6 टर्म्स लिखी है ना, मैं फिर 8 टर्म्स लिखती, 3/2 रेज़ टू पावर 3 वाली टर्म भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ये जो आपकी टर्म है अगर 0 के बजाय किसी और नंबर से शुरू हो रही है
तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर ज़ीरो के बजाय ये शुरू हो रही होती -1 या -2 से, तो हम फिर -2 -1 और -2 वाली टर्म्स अलग कर लेते, ठीक है, प्लस का साइन लगा के, और इस टर्म को हम ज़ीरो से ही शुरू करते। इसकी मिसाल ये है, मैं अगर वापस इस एग्ज़ाम्पल पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं वापस इस एग्ज़ाम्पल पे जाऊँ, अब मैंने यहाँ पे u ऑफ़ n लिखा है ना, अगर मेरे पास इंस्टेड ये u ऑफ़ n+1 होता है इधर, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म है, ये -1 से शुरू होके 2 पे जा रही होती, ठीक है। इस सूरत हाल में मेरे पास कहीं न कहीं कोई समेशन जो है ना वो, ओके मैं चलिए यहाँ पे लिखती हूँ। लेट्स सपोज़ कि समेशन मेरे पास -1 से शुरू हो जाती, तो फिर उस सूरत हाल में हम क्या करते कि एक टर्म -1 वाली अलग कर लेते, यानी कि 3/2 रेज़्ड टू पावर -1, और साथ एक समेशन जो है ना वो पूरी k इज़ इक्वल टू 0 से लेकर n तक आती है, ठीक है। फिर हम इसका आंसर लिख लेते इस क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला के मुताबिक, और ये जो टर्म है 3/2 रेज़्ड टू पावर 1 वो कंप्यूट होके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है साथ वो लिखी जाती। तो अगर टर्म अगर समेशन की जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो ज़ीरो के बजाय किसी और नंबर से शुरू हो रही हों, मतलब माइनस वाले नंबर से शुरू हो रही हों या पॉजिटिव वाले नंबर से शुरू हो रही, तो हमने वो दोनों सिचुएशंस देखी हैं कि फिर हमने उसको समेशन टर्म को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली आंसर आएगा उसमें हम लोगों ने या इस पूरी एग्जांपल में हम लोगों ने इस तरह से ये सीखा है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हों सच दैट कि एक सिग्नल फिनिट ड्यूरेशन का हो और एक दूसरा सिग्नल इनफिनिट ड्यूरेशन का हो, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब दो सिग्नल्स इनफिनिट ड्यूरेशन के हो जाते हैं तो अगेन उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा बहुत इससे मिलता जुलता है, लेकिन हम उसको फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए और हम इसमें हर तरह की एग्जांपल जो है वो कंसिडर कर लें। अच्छा जी, x ऑफ n को हम अज्यूम कर लेते हैं 1/4 रेज़ टू पावर n u ऑफ n, और h ऑफ n को हम अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। अब दोनों से सिग्नल्स देखने में सिंप्लीफाइड हैं, ऑलरेडी सिंपल सिग्नल्स हैं, तो इनमें से किसी को भी हम फ्लिप शिफ्ट करें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका जनरल फार्मूला, और अगर मैं एच ऑफ के की जगह एच ऑफ एन माइनस के लिखती तो भी फ़र्क ना पड़ता, बल्कि आप इस सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा एच ऑफ के की जगह एच ऑफ एन माइनस के करके इस सवाल को दोबारा सॉल्व करना और वेरीफाई करना कि क्या आपका यही रिज़ल्ट आता है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक्स ऑफ एन माइनस की, और अगर एच ऑफ के को मैं देखूँ तो ये मेरे पास आ गया एच ऑफ के, ठीक है। चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्दर मैं लिख सकती हूँ अच्छा, इसमें से भी जो है ना 1/4 रेज़ टू पावर n वो बाहर आ सकता है समेशन के, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अंदर, और हम इस जो बाकी मानदा इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं कुछ टर्म्स को मैंने ज़रा आगे पीछे किया है ताकि थोड़ा सा हमें विजुअली देखने में भी आसान लगे। इसको हम लिख सकते हैं 4/2, और ये दो टर्म्स आ गई। अच्छा, इन दोनों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनका ओवरलैप रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू 0 टू n, ये हमारे पास रह जाएगा इस तरह से, और आगे हम इसको इधर 4 नहीं इधर n है। आगे हम इसको सॉल्व करना आता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ठीक है, और ये जो रिजल्ट है दिस इज़ वैलिड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा,
अब कॉन्वोल्यूशन जो 3 पॉसिबल तरह के मतलब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, मैंने उसको 4 बोला था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि फिनिट इन्फिनिट हो या फिर इन्फिनिट और फिनिट हो, तो ये दोनों ओवरलैप या सिमिलर एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो टोटल जो 3 तरह के हमारे पास पॉसिबल कॉन्वोल्यूशंस हो सकती हैं, हम लोगों ने तीनों की एक एग्ज़ाम्पल देखी और इसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी है कि अगर हमारी समेशन जो है वो 0 टू n की बजाय मतलब -1 से लेकर n जा रही हो या 2 से n जा रही हो, तो हमने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी इसकी अपलोड हो जाएँगी सॉल्व करके थोड़ा-सा अपनी मतलब प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आगे अब हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन, वो देखनी है। थोड़ी सी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये करने से अभी हमारा जो है ना टॉपिक ये वाला ये ख़त्म हो जाएगा और आप चूँकि आपके लिए भी रिवीजन टॉपिक है तो होपफुली आप इसे कर लोगे। अच्छा, इसमें अब छोटी सी कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे हों विद सैंपल सीक्वेंस, ठीक है? तो उसका क्या मतलब होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ देखी थी, मतलब कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक जब स्टार्ट किया था कि हम लोग जब सिस्टम पे इम्पल्स फंक्शन देते हैं तो हमें सिग्नल सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो आउटपुट में मिलता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इम्पल्स दिया तो एच ऑफ एन आउटपुट पे आ गया, तो डेल ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इस सैम्पल सीक्वेंस को या इम्पल्स फंक्शन को जिस भी फंक्शन के साथ कन्वॉल्व किया जाए हमें आउटपुट पे वही फंक्शन मिलता है। और इसी तरह से अगर हम कन्वॉल्व करें डिलेड इम्पल्स के साथ, तो वो जो उसका इम्पल्स का डिले होता है ना, वो बेसिकली हमें सिग्नल की डिले के टर्म से मिलता है। हम इसकी एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे कि बिकॉज मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये चीज़ आप लोगों ने देखी हुई है, पहले की हुई है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता या आप एग्जांपल के थ्रू इनको सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ आप फिर मुझसे अपने इंस्ट्रक्टर को अलग से मैसेज कर सकते हो और थोड़ी सी फिर हम इसको मज़ीद डिटेल देख सकते हैं इसकी। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ उस केस में एप्लीकेबल है जब हमारे पास सिग्नल इनपुट सिग्नल एक से ज़्यादा सिस्टम्स से गुज़रे, ठीक है? पहले हम इस तरह से देख रहे थे कि एक्स ऑफ एन एक सिस्टम में एंटर हुआ है और उसकी आउटपुट क्या आती है, तो हम सिर्फ इन तीनों सिग्नल्स के दरमियान जो मैथमेटिकल प्रोसीजर कैरी आउट हो रहा था उसको देख रहे थे, एक्स ऑफ एन, एच ऑफ एन, वाई ऑफ एन। अब अगर यहाँ पर दो सिस्टम है या एक से ज़्यादा सिस्टम है तो उसमें हम कैसे इस कन्वर्शन के प्रोसेस को फिट करेंगे। तो जो इक्वेशन बनती है ना हमारे पास, अगेन मैं एक दो स्टेप्स स्किप करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ कि एक्स ऑफ एन को कन्वॉल्व करेंगे एच ऑफ एन के साथ। ये हमारे पास सिग्नल यहाँ पर बना, ये वाला जो सिग्नल है ये हमें यहाँ पे मिलेगा और इस सिग्नल को फिर कन्वॉल्व किया हमने एच टू एन के साथ ताकि हमें आउटपुट वाई ऑफ एन मिले, ठीक है? अब अगर इन दोनों का जो ऑर्डर है वो रिवर्स भी हो जाए, यानी कि एच टू एन पहले आ जाए एच टू एन बाद में आ जाए, तो जो रिजल्ट है वाई ऑफ एन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉन्वोल्यूशन है। उसके बाद हम एक तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि हमारे पास सेट सपोज कि एक सिग्नल एक्स ऑफ एन है जिसको दो पाथ्स फॉलो करने पड़ते हैं और दो सिस्टम से पैरेलल में गुजरना पड़ता है, ठीक है? और इन दोनों की आउटपुट फिर अगर कंबाइन हो रही है और इस तरह से हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस सूरत हाल में वाई ऑफ एन जो है वो किसके इक्वलेंट होगा? अब वाई ऑफ एन इज़ बेसिकली एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन, ठीक है? प्लस एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच टू एन, ठीक है? और इसको हम जब थोड़ा ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना
ये हमारा एक कन्वोल्यूशन का स्टेप भी बचा लेती है, ठीक है। तो अगर हमें किसी वजह से इस तरह से कन्वोल्यूशन करनी पड़े तो थोड़ा सा इसको केयरफुली आप देखो, और अगर आप इम्पल्स रिस्पॉन्सेस को इंस्टेड सम अप कर लो तो आप एक कन्वोल्यूशन का स्टेप जो है वो बच जाएगा। अच्छा, आगे हम लोगों ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये कि अगर हमारे पास सिस्टम कॉजल हो तो हम लोगों ने इससे कॉजैलिटी को डिस्कस किया था। तो अ, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन अवेलेबल है, डिफरेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें बेसिकली सिस्टम की इनपुट और सिस्टम की आउटपुट को हम रिलेट करके देखते हैं कि मतलब अगर एक्स ऑफ एन इनपुट पे है तो वाई ऑफ एन क्या आएगा। तो डिफरेंस इक्वेशन को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम कॉजल है कि नहीं, ठीक है ना। अगर पास्ट प्रेजेंट एंड और पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है सिस्टम तो ऐसा सिस्टम कॉजल है, लेकिन अगर उसे फ्यूचर वैल्यूज़ चाहिए तो ऐसा सिस्टम कॉजल नहीं होगा। अब हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स अवेलेबल है, इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखकर इनके ओके बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सिस्टम की बेसिकली दो तरह के पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती हैं। अभी हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं तो मैं उस लिहाज से बोलूँगी। एक तो उसकी डिफरेंस इक्वेशन, उससे हमें बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं, मसलन उसकी लीनियरिटी, उसका टाइम इनवेरिएंस होना, सिस्टम का कॉजैलिटी, स्टेबिलिटी और मेमोरी, ठीक है। ये 5 चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन के लिहाज से कंप्यूट करना सीखी। अच्छा, अब उसकी जो कॉजैलिटी है उसको हम एच ऑफ एन के लिहाज से देखेंगे कि अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एच ऑफ एन अवेलेबल है तो कैसे हम पता चलाएँ कि सिस्टम कॉजल है या नहीं। अच्छा, जनरल इक्वेशन जो हमने कन्वोल्यूशन की लिखना सीखी थी, अच्छा बहुत सारी जगहों पे ना हम कन्वोल्यूशन की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट एवर मेथड जो हमने एलडीएस सिस्टम्स की आउटपुट निकालने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेबल है। अच्छा, हम लोगों ने 2 वर्जन्स कन्वोल्यूशन के देखे हैं। लेट मी स्टार्ट विद दिस वर्जन, दूसरा मैं आपके लिए छोड़ूँगी करने के लिए। अच्छा, ये कन्वोल्यूशन की जनरल इक्वेशन है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू एन नॉट की बात करूं और उसके ऊपर मुझे आउटपुट कंप्यूट करनी हो, तो आपको पता है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इक्वेशन में यहाँ पर होती है, ठीक हो गया। और के बेसिकली बताता है कि कितने सैंपल्स की जो है वो ओवरलैपिंग है, लेकिन ये जो एन नॉट है वो यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, अब इस एन नॉट या एन नॉट को देखते हुए मैं इस सारी टर्म को अगर देखूँ, ठीक है, मतलब कि एक ही सारी से ज़्यादा मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट ये आएगा यहाँ पे, फिर एक्स ऑफ एन नॉट आएगा, फिर मतलब के जब के ने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो मेरे पास यहाँ पर एन नॉट प्लस वन और इस तरह मज़ीद टर्म्स कुछ आएंगी। इसी तरह से ये तो है पास्ट वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्स ऑफ एन नॉट के बियॉन्ड सॉरी कि आगे से जब मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ फर्दर फ्यूचर वैल्यूज़ भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इनपुट के ऊपर तो कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती ना, इनपुट तो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन सिस्टम जो है उसको हम देखना चाह रहे हैं कि क्या उसको रिक्वायर्ड है कि नहीं इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़। अच्छा, इस बेसिस के ऊपर कि इनपुट में तो हमारी हर तरह की वैल्यूज़ हैं, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से कि इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ एन नॉट माइनस के, ठीक है, और उसके बाद प्लस के की वैल्यू माइनस अच्छा यहाँ माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए क्योंकि हमने स्मॉल वैल्यू नीचे लिखनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एच ऑफ के और एक्स ऑफ एन नॉट माइनस के। अच्छा, अब आप इसको देखो कि मैं आपको नीचे वाली टर्म समझाती हूँ, उस ऊपर वाली आपको खुद समझ आ जाएगी। फिर के की वैल्यू जब माइनस वन होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स ऑफ एन नॉट प्लस वन। एन नॉट प्लस वन का मतलब है कि हम एन नॉट के ऊपर हमें आउटपुट हम देख रहे हैं, और तो एन नॉट प्लस वन का मतलब होगा कि हमें अगली
फ्यूचर सैम्पल चाहिए। इसी तरह से -1 के बाद -2, तो यहाँ पर x ऑफ n नॉट प्लस 2 हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जितनी भी टर्म्स हैं k की, वो सारी बेसिकली इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़ डिमांड कर रही हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट के ऊपर तो हम किसी किस्म की शर्त नहीं लगाते कि इनपुट में ये सैंपल हो, ये सैंपल ना हो। इनपुट सिग्नल तो किसी भी तरह का हो सकता है जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है। लेकिन हमारा सिस्टम में बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पोस्ट कॉजल सिस्टम की बात करें कि सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो इनपुट की फ्यूचर वैल्यू डिमांड ना करे। तो उन सारी वैल्यूज़ के लिए जहाँ पे इनपुट की फ्यूचर वैल्यू चाहिए, एच ऑफ के शुड बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया? जब एच ऑफ के 0 होगा तो ये जो सारा प्रोडक्ट्स हैं, ये सब की सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास ओवरऑल ये जो इक्वेशन है ना, ये रिड्यूस होके रह जाएगी इस तरह से। ठीक है? और अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ तो जनरली मतलब मेरे पास फिर ये जो ना नॉट वाला टर्म ख़त्म हो जाएगी और जनरल इक्वेशन ये लिखी जाएगी। ठीक है? कि k 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें h ऑफ n 0 हो फॉर n लेसर देन 0। ठीक है? ऐसा सिस्टम, सच सिस्टम इज़ कॉज़ल। अच्छा, और जब हम LTI कॉज़ल सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है कि वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ वेरिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो उसमें दूसरी तरह की जो एक वेरिएशन है ना, वो मैं इसको आपके लिए छोड़ूँगी। आपने करना ये है कि जो दूसरी मेरे पास वेरिएशन है ना कन्वोल्यूशन की इक्वेशन की, दैट इज़ गिवन एज़ मैंने इस वेरिएशन को यूज़ किया था। ठीक है? x ऑफ n माइनस a को यूज़ किया था। तो दूसरी वेरिएशन में h ऑफ n माइनस k लिखा जाता है और यहाँ पर x ऑफ k लिखा जाता है। ठीक है? अब आपने यहाँ पर थोड़ा-सा फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि फ्यूचर वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी। ठीक है? और उसके लिए फिर एच ऑफ के उस वक़्त क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, अब जब आप ये फ़िगर आउट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके पास जो यहाँ पे रिज़ल्ट निकलना चाहिए, दैट शुड बी k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n, h ऑफ n माइनस k और x ऑफ k। ठीक है? तो बस ये वर्ज़न निकलता है जिस वक़्त हम जो फ्लिपिंग और शिफ्टिंग है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स में कंसिडर करें। और जिस वक़्त हम फ्लिपिंग शिफ्टिंग कंसिडर करते हैं इनपुट सिग्नल में, ठीक है? जो मैंने मतलब इक्वेशन यहाँ पे शुरू में कंसिडर की थी। फ्लिपिंग शिफ्टिंग अगर हम इनपुट सिग्नल में कंसिडर करते हैं, तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से बचती है। मतलब अगर x ऑफ n माइनस की कंसिडर करना है तो समेशन 0 से इन्फिनिटी जाएगी। अगर h ऑफ n माइनस की कंसिडर करना है तो समेशन माइनस इन्फिनिटी से n जाएगी। ठीक है? तो हमारे पास जो कन्वोल्यूशन इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर इस तरह से रह जाती है अगर हमारे पास कॉजल सिस्टम हो। और फर्दर आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इनपुट भी हमारी कॉजल हो। अच्छा, कॉजल इनपुट का क्या मतलब है या कॉजल सिग्नल का क्या मतलब है? कॉजल सिग्नल का मतलब है कि x ऑफ n इज़ इक्वल टू 0 फॉर n लेसर देन 0, कि इसमें कोई नेगेटिव टाइम इंडिसेस पे वैल्यूज़ हैं ही नहीं। ठीक है? तब हमारे पास जो अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि ये थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए कि दिस इज़ फॉर कॉजल LTI सिस्टम। ठीक है? कन्वोल्यूशन इक्वेशन फॉर कॉजल LTI सिस्टम। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पर मेरे पास एक थर्ड केस है कि जिसमें सिग्नल भी मेरे पास कॉजल है। कॉजल सिग्नल क्या होता है? विच इज़ 0 फॉर n लेसर देन 0। तो उस केस में जो कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है दैट रिड्यूसेस टू k इज़ इक्वल टू 0 टू n h ऑफ k और x ऑफ n माइनस k as well as k is equal to 0 to n h of n minus k x of k। ठीक है? यहाँ मतलब आप किसी को भी फ्लिप शिफ्ट करो,
समेशन आपकी 0 से लेकर n तक जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 जनरल केसेस आ गए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास पहले केस की इक्वेशन पड़ी है या नहीं, लेकिन ओके लेट मी राइट इट डाउन ताकि हम फिर तीनों केसेस को दोबारा से देख लें, ठीक है। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन के हमारे पास होते हैं 3 जनरल केसेस। पहला केस ये है, पहला इज़ द मोस्ट जेनेरिक वन, ठीक है। उसमें हम y ऑफ n को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। जब हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन शुरू की थी तो हम लोगों ने इसे किया था। अच्छा जी, दूसरे केस में हम अज्यूम करते हैं या मतलब देखना ये चाहते हैं कि कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं अगर हमारे पास कॉजल एलटीआई सिस्टम हो, ठीक है। दिस इज़ फॉर सिंपल एलटीआई सिस्टम। अच्छा, तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा है कॉजल एलटीआई सिस्टम में कि हमारे पास अगर फ्लिपिंग शिफ्टिंग एच ऑफ एन में हो रही हो तो इस तरह से क्वेश्चन लिखी जाती है कॉन्वोल्यूशन की, और अगर फ्लिपिंग शिफ्टिंग इंस्टेड हो रही हो, ओके आई कैन नॉट फाइंड दैट ट्रांसपेरेंसी, लेकिन अगर फ्लिपिंग शिफ्टिंग हो रही हो एच ऑफ एन में, सॉरी एच ऑफ एन में, एच ऑफ एन को हमने देख लिया, एच ऑफ एन में फ्लिपिंग शिफ्टिंग हो रही तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। फ्लिपिंग शिफ्टिंग अगर हो रही हो इंस्टेड एक्स ऑफ एन माइनस के में, तो इसकी समेशन जो है वो वेरी करती है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ओके, थर्ड केस फॉर्चुनेटली मेरे पास है जिसमें अब कॉजल एलटीआई सिग्नल विद कॉजल इनपुट है, ठीक है। कॉजल एलटीआई सिस्टम विद कॉजल इनपुट, और वहाँ पे जो मेरे पास कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है वो ये है। तो टोटल 3 हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशंस देखी कन्वोल्यूशन की फॉर 3 डिफरेंट सिचुएशंस या 3 सिस्टम्स। मैं नहीं कहूँगी सिस्टम, तो एलटीआई सिस्टम्स ही हैं एक, लेकिन जो दूसरे 2 केसेस हैं ना 2 और 3, उसमें एलटीआई सिस्टम कॉजल हैं। अच्छा, और फाइनली मैंने ये देखना है या हम लोगों ने ये कि अगर हमारे पास एच ऑफ एन अवेलेबल हो तो हम उससे स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हमें डिफरेंस इक्वेशन की टर्म्स में अगर सिस्टम की इंफॉर्मेशन गिवन है एच ऑफ एन, सॉरी एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन, इन दोनों को रिलेट करके जो इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन बनती है वो अगर हमारे पास गिवन है तो उससे हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एच ऑफ एन की अवेलेबिलिटी से हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन से, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉन्वोल्यूशन से ही बेसिकली आगे लेके चलना है। जो इक्वेशन है मेरे पास दैट इज गिवन बाय दिस जनरल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए हम देखना ये चाह रहे हैं, और स्टेबल ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम एम्पलीट्यूड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखते हैं या देखना चाहते हैं, और यहाँ पर जो मेरे पास राइट साइड पे इक्वेशन है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स दे वुड बी इक्वल। अच्छा, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो मतलब ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अगर मैं इंडिविजुअल एब्सोलूट वैल्यूज़ देखूं, ठीक है। पहले तो मैंने ये कंप्यूट करके बाहर एब्सोलूट दिया था, अब अगर मैं इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ लेकर उनकी समेशन करूँगी तो ये जो इक्वालिटी है ये इन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, अगर मैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की बात कर रही हूँ तो मुझे अपनी इनपुट की का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है, और उसको मैं लिख सकती हूँ m of x, ठीक है। अब इफ़ आई वांट माय आउटपुट टू बी बाउंडेड एज वेल या ओवरऑल सिस्टम टू बी स्टेबल, तो जो मेरे पास ये चीज़ है ना, दिस शुड बी लेसर देन इन्फिनिटी, ठीक है, ताकि ये एक जो भी वैल्यू आती है मेरे पास विच इज़ नॉन इन्फिनिटी,
ये जब एम एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे मुझे आउटपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। मतलब आउटपुट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा दैट वुड बी लेसर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम एक्स एंड सम ऑफ ऑल सैम्पल वैल्यूज इन इम्पल्स रिस्पॉन्स। लेट मी रिपीट इट। जो आउटपुट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट वुड बी लेसर देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम एक्स, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ आउट इनपुट सिग्नल, multiplied by sum of all sample values available in impulse response. So this should be lesser than infinity to ensure that the output is lesser than infinity. तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जो ये वाला टर्म है ना हमारे पास, दैट शुड बी लेसर देन इन्फिनिटी। अब ये भी आप देख सकते हो कि मैंने इस पे लगाया है एब्सोलूट का ऑपरेटर, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे हैं तो सम अप होके हो सकता है इन्फिनिटी से कम ही हो जाए, नहीं, नेगेटिव सैंपल में भी पॉजिटिव हो जाना है। तो इसलिए ओवरऑल सारे मतलब पॉजिटिव सैंपल्स कंसिडर होंगे। तो अगर ये सिग्नल टाइम के साथ अगर तो इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है, या फिर कुछ बराबर भी मतलब डिक्री बराबर भी रहा, तो इन दोनों केसेस में जो है ना सिस्टम वो अनस्टेबल ही होगा। तो स्टेबल सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसमें टाइम इंक्रीजिंग टाइम के साथ सैंपल्स रिड्यूस होते जाएं, ठीक है, इस तरह का सिस्टम स्टेबल हो सकता है। मैं यहाँ पे एक टिक लगा देती हूँ टू शो कि यहाँ पे हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास सिस्टम इस तरह का स्टेबल हो सकता है, या मेरे पास एक इस तरह का सिस्टम स्टेबल हो सकता है जहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज के कुछ फिनिट ड्यूरेशन सैंपल हैं, ठीक है। ये आपको अपनी पुरानी के जहाँ पे हमारे पास थोड़े से सैंपल्स हों वो एक फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा सैंपल्स हों वो एक इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है। लेकिन फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा स्टेबल होगा। जो इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है कि टाइम के साथ उसके सैंपल्स को रिड्यूस होना चाहिए। जो इस तरह के इम्पल्स रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें टाइम के साथ इधर इंक्रीज़ हो रहा है या बस एक मतलब हास बाउंड को फॉलो करता जा रहा है, ये दोनों सिचुएशंस हमें अनस्टेबल सिस्टम्स देती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके कन्वोल्यूशन का जो टॉपिक है ना वो ख़त्म होता है, ठीक है। और इससे आगे हम इंशाल्लाह अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंस इक्वेशन विच इज़ येट अनदर मेथड टू एनालाइज एलटीआई सिस्टम, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ येट अनदर मेथड टू कंप्यूट आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो कन्वोल्यूशन का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।